नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और दो टूक लेकर हाजिर हूं मैं, निखिल सिंह। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और आप सभी को इसकी कोटि कोटि शुभकामनाएं। और आज के समय में जब समाज को बांटकर उसमें विद्वेष फैलाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ लोग तत्पर हैं, ऐसे समय में जब देश की सभ्यता, संस्कृति, विरासत और परंपराओं पर चोट करने की कोशिश की जा रही हो, तो अधर्म पर धर्म की जीत का यह प्रतीक पर्व विजयदशमी और भी प्रासंगिक हो जाता है। दरअसल देश में, समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो परंपराओं का, सनातन का, संस्कृति का, अपनी पुरातन सभ्यता का विरोध राजनीतिक कारणों से कर रहा है। उसे सत्ता पाने का साधन बनाया उसने। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि इससे हमारे देश और समाज को, हमारी अस्मिता को कितना नुकसान हो रहा है। तो इस विषय पर विजयदशमी उत्सव के अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आइए ये सुन लेते हैं। अभी एक नया नाम उनका चलता है दुनिया में, कल्चरल मार्क्सिस्ट या वोक, यानी जगे हुए, वोकिज्म, ऐसे शब्द चलते हैं। नाम तो मार्क्स का लेते हैं, लेकिन 1920 में ही उन्होंने समझा कि मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की वैसा होने वाला नहीं है, तो वैसा होने के नाम पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पकड़ आ जाए, इसलिए तब से ही उन्होंने अपना उद्योग प्रारंभ किया है। इसलिए उसी समय उन्होंने मार्क्स की बातों को भुला दिया और आगे बढ़ रहे हैं। और आजकल वो जो कहते और बोलते और बताते हैं, विश्व की सारी सुव्यवस्था का उनका विरोध है। विश्व में मांगल्य का, संस्कार का, संयम का उनका विरोध है। अनिर्बंध स्वैराचार का वो पुरस्कार करते हैं। ये पुरस्कार सहज हो जाए, जोर से हो जाए, इसलिए माध्यमों को और अकादमियों में अपना वर्चस्व स्थापित कर उनका उपयोग करते हैं। देश की शिक्षा को भ्रष्ट करते हैं, देश के संस्कार को भ्रष्ट करते हैं। राजनीति, सामाजिक वातावरण, इन सब को भ्रम और भ्रष्टता का शिकार बनाते हैं। किसी भी राष्ट्र की जनता में ऐसी अनास्था, दिग्भ्रम, परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली ये जो प्रणाली है ना, अपने यहाँ चाणक्य नीति में उसका नाम है मंत्र विप्लव। विष से एक आदमी मरता है, बाणों से एक को ही मार सकते हैं, लेकिन मंत्र विप्लव से प्रजा सहित राजा का नाश होता है, ऐसी उक्ति है। तो विष से, बाणों से एक आदमी को मारा जा सकता है, लेकिन मंत्र विप्लव से, जिसकी बात मोहन भागवत ने की, जो विषय उठाया, उससे प्रजा सहित पूरे राजा को मारा जा सकता है। और देश में सुव्यवस्था, मांगल्य, संस्कार और संयम से कुछ लोगों का विरोध है, ये कहना है मोहन भागवत का। और ये विरोध सुनियोजित है, सुव्यवस्थित है, और उसके पीछे सत्ता का नियंत्रण पाने का निहित स्वार्थ है, और इसको समझने की जरूरत है। उन्होंने चाणक्य नीति का उल्लेख किया मोहन भागवत ने, और कहा कि किसी देश की जनता में अनास्था, दिग्भ्रम और परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली इस कार्यप्रणाली को मंत्र विप्लव कहा जाता है। यानी विप्लव यानी कि क्रांति, किस तरह से पूरी जनता में क्रांति ले आया जाए और परंपराओं और संस्कारों को लेकर भ्रम और विरोध की स्थिति पैदा कर दी जाए। अब सवाल यह है कि क्या ये आज की भी हमारी इस सियासत में हो रहा है? क्या वोट बैंक की सियासत के लिए परंपराओं, मान्यताओं और संस्कारों पर चोट पहुंचाई जा रही है? पिछले दिनों हमने देखा कि जब सनातन पर ढेरों प्रश्न खड़े किए गए, बहुत कुछ बुरा भला कहा गया और इस पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं। और आज एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है जिस पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कन्या पूजन को लेकर ऐसा कुछ कहा है जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी इस पर ढेरों सवाल खड़े कर रही है। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। ये नाटक, नौटंकी जो भाजपा कर रही है, उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता,
मुख्यमंत्री की तरफ कन्या पूजन कर रहे हैं सर, वो बच्ची अगवा हो गई। देखो, मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूँ और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा, क्योंकि बहन और बेटियों के प्रति समाज में और सकारात्मक सोच बने, उनका सम्मान और बढ़े, इसलिए हाँ मैं पूजा करता हूं। लेकिन बहनों की पूजा के लिए भी नैतिक साहस चाहिए। मैं बेटियों के नहीं बहनों के पैर भी धोता हूं और उस पानी को माथे से लगाता हूं। ये वही कर सकता है जिसके मन में पवित्र भाव हो, जिसमें भारतीय संस्कार हो। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते, और इसी मानसिकता को तो हम बदलना चाहते हैं। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? सारे देश ने बेटियों की पूजा की है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ है? अपने स्टैंड को साफ करे कांग्रेस। तो आपने देखा कि दिग्विजय सिंह ने कन्या पूजन पर और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए, तो किस तरह से बैकफायर किया आखिर बीजेपी ने और शिवराज सिंह चौहान ने किन तल्ख शब्दों में इसका जवाब दिया है। और आज यही हमारा जो विशेष है, दरअसल जो हमारा सवाल है वो आज यही है कि संस्कारों पर सवाल या तुष्टीकरण की सियासत। इस पर आज हम दो टूक चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ये दरअसल संस्कारों पर सवाल है या फिर तुष्टीकरण की सियासत है, और इस सियासत के पीछे आखिर क्या कुछ है, मायने क्या है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं ब्रज गोपाल जी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। ब्रज गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल, बहुत स्वागत है आपका राहुल लाल जी। हमारे साथ पे डॉक्टर गीता भट्ट, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद हैं। डॉक्टर भट्ट, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल लाल जी आपके पास आएंगे और सीधे सीधे ये सवाल कि अभी आपने सुना मोहन भागवत को, वो एक मंत्र विप्लव की बात कर रहे थे चाणक्य नीति में, कि किस तरह से जनता के बीच में एक क्रांति पैदा कर दी जाए, इस तरह के बयान देकर धर्म के ऊपर और उसके ऊपर अनास्था जता करके। तो क्या यह कोई रणनीति है जो दिग्विजय सिंह अपना रहे हैं, या सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति है? निखिल जी, ना तो यह तुष्टीकरण की राजनीति है, ना तो यह धार्मिक आस्था और परंपरा के ऊपर हमला है। यह हमला किस चीज के ऊपर है, उससे बड़ी समझने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने वहां पे एक तरह से कन्या पूजन कर रहे हैं, 350 बच्चियों का कन्या पूजन कर रहे हैं। अब देखने सुनने में तो बहुत अच्छा सा लगता है, लेकिन किस संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया कि भोपाल शहर में कन्या पूजन के बहाने 2 लड़कियों का अपहरण हो गया। भाई उस आपके यहाँ पे अगर देखिए एनसीआरबी का आंकड़े देखिए, सबसे ज्यादा जो महिलाएं और बच्चे खो रही वो खोने का रिकॉर्ड बन गया मध्य प्रदेश के नाम पे। मालिक के भी आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े में बताया गया है कि 18 साल से ऊपर देश भर में 2,51,000 महिलाएं जो है कि वो एक तरह से खो गई, लापता हो गई। नहीं तो ठीक है, तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार था उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते, कन्या पूजन पर ये जो प्रश्न चिन्ह उठाया कि ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ये कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये कहने की जरूरत इसलिए है ना कि आपको याद होगा निखिल जी कि अब से कुछ समय पहले हम लोगों ने उज्जैन में एक पीड़िता को देखा था, एक नन्ही सी बच्ची को देखा था, वो कई घंटों तक सड़क पे वो घूम रही थी और कोई पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा था। और उस समय जब अभी 350 बच्चियों का पूजन कर रहे थे, तो क्या मुख्यमंत्री जी को वो पीड़िता ध्यान में नहीं आई? आश्वासन दिए गए थे उसे, जो मुआवजे के आश्वासन थे, दूसरे आश्वासन थे, एक भी आश्वासन को मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा नहीं किया है।
तो सब चीजें नहीं, सवाल लेकिन अभी भी बरकरार है, सवाल अभी भी वही बरकरार है कि दरअसल जो कानून व्यवस्था का प्रश्न है, अगर आपको लगता है या कांग्रेस को लगता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको उसी तरह से उठाया जाएगा। जो आप उज्जैन की जो घटना आप बता रहे हैं उसको कांग्रेस ने उसी तरह से उठाया था। लेकिन इस बीच में जैसे ये जो बात कह दी ना, इसमें जिसको कहते हैं कि रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, इसके बीच में समझने की जरूरत है क्योंकि इसमें संदेश निहित है। ये जो बात बीजेपी निश्चित तौर पर ये जो अगर आक्रमण कर रही है तो वो कह रही है कि ये कन्या पूजन के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाया। कहीं पर कन्या पूजन तो कोई हमला नहीं है। ये कन्या पूजन तो पूरा देश कर रहा है, हम लोग सारे लोग कन्याओं की पूजा करते हैं, होना चाहिए। वही तो बात। लेकिन वो आदमी जो कि कन्या पूजन कर रहे हैं, सवाल तो उनसे पूछा जाएगा वो मुख्यमंत्री भी है राज्य के, यानी कि सोचिए कि बच्चियों को भांजी मानते हैं, बच्चियां उन्हें मामूल करती हैं। और आज अगर वो मामूल की तरफ देख रहे हैं, ऐसे स्थिति में कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि मध्य प्रदेश में आखिर बच्चियों के ऊपर जो है कि चुनाव के समय भी ध्यान में नहीं, तो ये सवाल सिर्फ यही नहीं पूछा गया ना। फिलहाल इसमें हम बीजेपी को जोड़ते हैं। ब्रिज गोपाल जी, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि दरअसल सवाल कन्या पूजन पर नहीं है और सवाल जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, इन्होंने अभी कुछ घटनाओं का भी उल्लेख किया, कह रहे हैं कि सवाल दरअसल उस पर है। तो कहीं ना कहीं ये क्या आपको लगता है कि ये जो फोटो अपॉर्चुनिटी रही, जिसको कांग्रेस कहती रही कि फोटो अपॉर्चुनिटी है और कन्या पूजन करके जिसको दिग्विजय सिंह दरअसल ढोंग बताने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है कि चीज को कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीजेपी डायरेक्ट कर रही है, मिसगाइड कर रही है, क्या ऐसा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कन्या पूजन की और दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दूंगा। अब आगे बात करता हूं। देखिए, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है और ये कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट लिबरल टीम ये हमेशा से करती है। देखिए, इसी तरह से हमले किए जाते हैं और इसी तरह से बचाव किया जाता है, जैसे अभी आप हमारे साथी कर रहे थे। उन्होंने अब भी जिक्र किया कि वहां भंडारे में से 2 बेटियां गायब हो गई, परंतु वो शायद इसका जिक्र करना भूल गए कि उन बेटियों को 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश की पुलिस ने रिकवर करने का काम किया है। उसी संदर्भ में दिग्विजय सिंह का फोन था, उसी संदर्भ में कि मैं आपके शायद मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शायद मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो शायद आपको इसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। करके बोलेंगे, आप अपने समय में बोलिएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। दूसरी बात बोलिए राहुल लाल जी, आपका वक्त आएगा, आपके पास फिर आएंगे। हम क्यों कहते हैं और इसको हमने कठोर नाम दिया है, हम गिरोह क्यों कहते हैं? गिरोह इसलिए कहते हैं कि अर्ध सत्य बोलना असत्य बोलने से भी बड़ा पाप है। ये अर्ध सत्य है। मैंने आपसे कहा, आप एनसीआरबी के आंकड़े बार बार कोट करते हैं, ये तो कोट करते हैं कि इतनी बेटियां गायब हुई, क्यों ये कोट क्यों नहीं करते कि रिकवरी रेट भी मध्य प्रदेश में देश में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहां से अगर बेटियां गायब होती हैं तो हमारा रिकवरी रेट सर्वश्रेष्ठ है। और इसी घटना में जिसका इन्होंने उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश की 2 बेटियों को, एक तो आप ये देखिए कि पुलिस का एक्शन कितनी तेज होता है, सरकार कितने एक्टिव मोड में होती है। 1 घंटे के भीतर तो उस पर 30,000 इनाम घोषित कर दिया जाता है और 24 घंटे के भीतर रिकवर कर ली जाती है। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबका अपना अपना संस्कार होता है। अभी एक बात और कही, आपने भी जिक्र किया कि इसको हम इवेंट करते हैं। निश्चित हम इवेंट करते हैं और हम इसको स्वीकार करते हैं। हम क्यों इवेंट ना करें? क्योंकि आपको याद होगा कि हमारा दर्शन ये कहता है कि जैसा राजा आचरण करता है वैसा आचरण प्रजा करती है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कन्याओं का पूजन करते हैं, बहनों का पूजन करते हैं, तो उससे समाज में एक संदेश जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप ऐसा संदेश क्यों नहीं देना चाहते? क्या हमने आप पर रोक लगाई है? परंतु जो दिग्विजय सिंह जी बयान दे रहे हैं, पहले उन्हें सुन लें कि वो तो महिलाओं को आइटम कहते हैं और उनके नेता कमलनाथ जी उन्हें टंचमाल कहते हैं। अब ये कहने वाले लोगों का भी अगर आप बचाव करेंगे तो और भी ज्यादा भैया पहले मैं आपको बताऊं, राहुल लाल जी जब आपकी बारी आएगी तो आपको मौका देंगे। दो बातें समझ लें। यदि आप चाहते हैं कि शालीन भाषा में चर्चा हो तो आपको भी शालीन भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि आपका पक्ष आप रखें तो आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि आपको दूसरा पक्ष सुनना पड़ेगा। ये जो मैं जानता हूं इन सब बातों को, सुनिएगा अभी और सुनिएगा, अभी तो और सुनना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, यही वो दिग्विजय सिंह है ना
कि जिनके समय में मध्य प्रदेश में जेंडर रेशियो क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब दिग्विजय सिंह 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 1000 बेटों के साथ मध्य प्रदेश में 911 से 914 बेटियां रह गई थी। शिवराज जी की सरकार के 20 वर्षों में आज मध्य प्रदेश का जेंडर रेशियो सुधरा है। और कितना सुधरा है? मध्य प्रदेश में 974 बेटियां पैदा होती हैं हर 1000 बच्चों के साथ। ये हमारे काम करने का तरीका है। एक बात और बताता हूं, पहली बार गर्व के साथ हम इस बात को कह पा रहे हैं कि जब 2023 विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची प्रकाशित होती है तो उसमें पुरुषों के मत 10% बढ़ते हैं और महिलाओं के मत 13% बढ़ते हैं। ये महिलाओं के लिए किया गया काम है और काम बोलता है श्रीमान। उसको आप जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं ना, इस तरह से डिफेंड नहीं होगा। आप तो ब्रजगोपाल जी काम क्या खाकी बनता अभी तक जो वहां की बच्ची थी वो सुन लीजिए, आप चले जा रहे हैं। चलिए राहुल लाल जी, ठीक है हाँ ठीक है ब्रिज गोपाल जी खत्म कर। अरे राहुल लाल जी, अब एक साथ सब लोग बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक साथ सब लोग बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक बार ब्रिज गोपाल जी को खत्म तो कर लेने दीजिए। हाँ, एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करिए। राहुल लाल जी आपके पास आ रहे हैं जी। तरह का एजेंडा सेट होता है कि देश के दर्शकों को ये नहीं मालूम होता है कि वो बेटियां तुरंत रिकवर कर ली गई, परंतु इस तरह के लोग ये एजेंडा सेट करते हैं कि बेटियां गायब हो रही हैं। और ये दुर्भाग्य है कि मुझे तो इसका ताज्जुब होता है कि जिन लोगों को एक बेटी गायब होती दिखती है उन्हें राजस्थान में 19 रेप प्रतिदिन होते दिखाई नहीं देते। मैं ये कहता हूं कि बेटी एक के भी साथ बलात्कार होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो। बेटियों की सुरक्षा हमारी की जिम्मेवारी है। सरकार इसमें आप जो जिस तरह होता है ना कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, राजस्थान में नहीं लड़ती, वो मध्य प्रदेश में लड़ती है, वो उत्तर प्रदेश में लड़ती है, परंतु वो छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ती है। तो ये हम देखकर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारा ये कि किसी भी बेटी के अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है राहुल लाल जी, आप दरअसल हमारे साथ दो मेहमान और भी है, लेकिन आप बहुत देर से उत्सुक है कुछ कहने के लिए। उसमें साथ में ये भी जोड़ दीजिए कि जिस तरह की जो जब संस्कारों की बात आती है तो क्यों नहीं लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्यों नहीं आपके नेता इस तरह का बयान देते हैं कि वो ये लगे भी कि वो बेटियों की इज्जत करते हैं? क्यों ये संदेश बार बार कांग्रेस की तरफ से या दिग्विजय सिंह की तरफ से जाता है? बिल्कुल, कांग्रेस ने तो देखिए एक तरह से इस देश में अगर महिलाओं को सम्मान देने की बात है और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है तो देश को पहली महिला राष्ट्रपति देने के लिए वो कांग्रेस है, देश को पहली महिला प्रधानमंत्री देने के लिए वो कांग्रेस है, देश को पहली महिला राज्यपाल देने के लिए वो कांग्रेस है। कांग्रेस के नाम पर तो महिला रिकॉर्ड में महिला सशक्तिकरण के रिकॉर्ड इतनी भारतीय जनता पार्टी का बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जो आज के डिबेट पे आगे निकल जी, मुख्य मामला देखिए, मुख्य गंभीर विषय क्या है? गंभीर विषय यह है कि आप कन्या पूजन करते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज है, संदेश दीजिए आप, लेकिन वो आपके कार्यों में दिखना चाहिए। जो उज्जैन की पीड़िता थी, बताइए, उनको तमाम वादे मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए थे, उन वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो आप ये किसके लिए दिखावा कर रहे हैं? जैसे नाबालिगों के दुष्कर्म, नाबालिग दुष्कर्म के मामले में एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। यहाँ पे कभी क्या आपका ऑडियो टूट रहा है, थोड़ा कोशिश करेंगे, एक बार फिर से अपनी बात कहिए। मेरी छोटी सी उनसे सवाल यह है निखिल जी कि जो उज्जैन पीड़िता थी, उज्जैन की पीड़िता, वहां पे हम लोगों ने देखा कि 3 घंटे से ज्यादा एक तरह से जो है कि खुले में रही। कितने पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने अब तक कार्रवाई की है? वहां के किन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई? नंबर 1, उनके ऊपर बहुत सारे दरअसल देखिए राहुल लाल जी, ये विषय आज हमारा नहीं है। देखिए विषय आज हमारा ये नहीं है। देखिए कानून व्यवस्था का, और अभी देखिए अभी उन्होंने ये जो विषय उठाया कि 911 महिलाएं, 914 महिलाएं दिग्विजय सिंह के समय में थी, इस पर तो मैं नहीं आया ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये डिरेल हो। अगर ये होगा तो फिर मैं, और फिर वो राजस्थान की बात करेंगे, फिर वो एनसीआरबी के आंकड़े वहां के भी बताएंगे, तो आपको वो भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो वो भी, और मैं नहीं चाहता कि ये डिरेल हो। तो इसलिए जब हम बात इस बात की कहते हैं कि बात जब सनातन की बात आती है, जब संस्कारों की बात आती है, जब विरासत की बात आती है, जब सभ्यता और संस्कृति की बात आती है, तो क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना रही है? और जो बयान जारी किए जाते हैं आपके नेताओं की तरफ से, दिग्विजय सिंह उसका उदाहरण है। कोई दिग्विजय सिंह पहली बार ऐसा नहीं बोले हैं।
कोई जो उनके एक बयानों की लंबी फहरिस्त है, अगर उसकी याद दिलाएंगे तो शायद ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। क्यों ऐसा नहीं होता है कि उनसे ये कहा जाए कि वो जो बयान है वो संयमित दें? क्या उनको जानबूझकर इसकी छूट दी गई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज की दिग्विजय सिंह के कुछ पुराने बयानों की चर्चा हो रही है और अभी ब्रजगोपाल जी ने चर्चा की जवाब भी दिया और वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के बयानों की चर्चा नहीं हो रही। जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी चेहरे कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा को लेकर क्या क्या चीजें कही, जर्सी गाय कर दिया, तमाम तरह की चीजें हम लोग देख रहे हैं कि महिला सम्मान के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करती है, बयानों को लेकर दिग्विजय सिंह को घेर रही है, तो इनके ये घेरने से कोई लाभ नहीं होना है। प्रधानमंत्री जी के उस कांग्रेस के समय के पीरियड के मनमोहन सिंह जी तुलना करके दिखाते हैं, कांग्रेस ने हमेशा कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया और संस्कृति संस्कारों के खिलाफ नहीं है। आपकी आवाज बहुत ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपका नेटवर्क एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन अगर हम हर्षवर्धन जी आपके पास आएं और इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो धर्म और संस्कार की जो बात है और इसको राजनीति में लाना, कहीं आपको लगता है कि आज जब विजयदशमी का पर्व है और हम धर्म की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि आज धर्म की जीत हुई है, अधर्म का नाश हुआ है, अच्छाई की जीत हुई है बुराई पर, ऐसे समय में जब हम संस्कारों को कहीं डिग्रेड करने की बात करते हैं, जब हम कन्या पूजन जैसी चीजों पर भले ही सीधे तौर पर प्रश्न चिन्ह ना उठाएं, लेकिन उससे अगर ये मैसेज जाता है तो ये राजनीतिक विमर्श का जो स्तर है उसको तो नीचे करता ही करता है। आपको लगता है कि ये राजनीतिक विमर्श का स्तर को नीचे करता है, राजनीति को भी डिग्रेड करता है? कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विजय सिंह जी करना क्या चाह रहे हैं। इस तरह से आज के दिन पर कन्या पूजन को नौटंकी कहना, जब पूरे देश में लगभग हर आस्थावान हिंदू के घर में यही हो रहा है। मध्य प्रदेश में कितना वो राजनीतिक असर पड़ेगा, कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, ये विषय एकदम अलग है। तो मूल रूप से अगर आप देखें तो जब इस तरह से हिंदू आस्था पर हमला करना आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाए और जब आप एक तरह से कहें कि स्वतः स्फूर्त बोलते हैं तो यूं ही बोलते हैं, दिग्विजय सिंह जी की वैसे भी ये पहचान बनती चली गई जी। और आप कमाल देखिए कि अब तो वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, 2018 के चुनाव में लग रहा था कि वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनते हुए शायद नहीं देखना चाहते हैं, वरना ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर, चुनाव की तैयारी पर, हिंदू आस्था पर ऐसा हमला, जिस भोपाल में इस विपक्षी गठजोड़ की रैली तक टाल देनी पड़ी क्योंकि सनातन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था, सनातन के नाश की बात की थी, ऐसे में आज दशहरे के दिन, आज जिसको हम कहते हैं ना कि जब पूरा देश एक मन स्थिति में है, उस पर ही चोट करना, मुझे तो इसमें ज्यादा बड़ा सवाल दिख रहा है। जी 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 ये सवाल है, ये हम राहुल लाल जी से इसका उत्तर जानेंगे, लेकिन डॉक्टर गीता भट्ट आपसे ये समझना चाहेंगे, जब विजयदशमी की बात होती है और आपको लगता है कि जब कन्या पूजन की एक परंपरा रही है, एक संस्कृति रही है, जिस तरह से शुरू में ब्रजगोपाल जी ने कहा कि दरअसल इससे एक मैसेज जाता है पूरे समाज में, आपको लगता है कि ये जो पूरा कन्या जो पूजन है, इसको सियासी विषय बनाने के बजाय इसको सही अर्थों में समझने की जरूरत है? आज विजयदशमी के दिन जब हम अच्छाई की जीत का पर्व मना रहे हैं, जब हम धर्म की जीत का पर्व मना रहे हैं, तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब समाज को मिलना चाहिए। जी निखिल जी, सबसे पहले तो सात्विक शक्तियों के विजय के इस पर्व की आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपने सही कहा कि आज का जो इतना पावन दिन है और जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में जो इतना महत्वपूर्ण दिन है, ऐसे दिन में खास करके महिलाओं की सुरक्षा के विषय को लेकर जब राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक स्वार्थों को आगे रखकर इस प्रकार की जो टिप्पणी करती है, इसको समाज बड़ी गंभीरता से देखता है और समझता भी है कि ये किस प्रकार की जो ये बातें की जा रही हैं, इनका असल में अर्थ क्या है। तुष्टीकरण की राजनीति से इतना जो है विषप्त होकर जिस प्रकार से राजनीतिज्ञ और जिस दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार की ये बात कही है, ये मैं समझती हूं कि ये
हमारी जो सभ्यता है और जो हमारी संस्कृति है उसके लिए अपमानजनक बात है। आप राजनीतिक विरोधी हैं, आप ठीक है, उसको वो आपका अधिकार है कि आप आपके जो ओपोनेंट हैं, आपके जो विपक्ष में खड़े हैं, आप उनका विरोध करेंगे, लेकिन उस विरोध में आप उन्हें निशाना बनाने की बजाय आपने भारतीय संस्कृति को निशाना बनाया है। और इसी कारण आप देखें तो समाज में अगर आप देखें मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी इस बात को लेके बहुत से लोग हैं जो विरोध दर्शा रहे हैं। जी, और दिग्विजय सिंह तो अगर आप देखें तो बड़े लंबे समय तक उनका हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी अगर विषय रहता है तो उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और यही नहीं, अगर आपको याद हो बाटला हाउस एनकाउंटर में किस प्रकार से उन्होंने पूरे उस एनकाउंटर पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जहां की भारत के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का विषय था। आतंकवादी जो है घुसे हुए थे, उनको सुरक्षा बलों ने जाके वहां मारा और उस पूरी कार्यवाही पे प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी बिठवाई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उस इंक्वायरी में कुछ भी नहीं निकला था। यहां तक कि जो इंस्पेक्टर मोहन चांद शर्मा जी जो है उनकी शहादत को भी जो है कहीं किसी उस समय सरकार ने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उनका जो है इस प्रकार का बार बार अगर आप देखें तो वो कुछ जो हिंदू संस्कृति के विरोध में खड़े हुए हर समय दिखाई देते हैं। और खास करके महिलाओं को विषय को लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद, जो सांसद थी महिला सांसद, उन पर उन्होंने कितनी अभद्र टिप्पणी एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने करी है, जो कि बताता है कि वो किस प्रकार की मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं उसमें उनकी पार्टी की भी मानसिकता दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो इस पे जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का सवाल था कि क्या ये कहीं जो अंदरूनी सियासत है पार्टी के अंदर की, कांग्रेस पार्टी के अंदर की, कहीं वो इसके तहत तो नहीं हो रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। इस पर भी, इस सवाल पर भी आएंगे। राहुल लाल जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे इसको, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए दर्शकों, हम जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं कि संस्कारों पर सवाल या तुष्टीकरण की सियासत, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने 4 खास मेहमानों के साथ। राहुल लाल जी आपके पास आते हैं, और जो सवाल ब्रेक से पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी दरअसल छोड़ गए थे उसी के साथ शुरुआत करते हैं कि आखिर कहीं ये कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना भी चाहते हैं दिग्विजय सिंह, या इस तरह के बयानों से डिरेल करना चाहते हैं ये जो एक प्रचार अभियान जो चल रहा है, एक कहीं ना कहीं मौका देते हैं बीजेपी को और दूसरी पार्टियों को इस पर हमला करने का? निखिल जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो उनका बयान है, उन्होंने कन्या पूजन का विरोध नहीं किया है, बल्कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कन्या पूजन कर रहे थे उसे नौटंकी कहा था। दोनों चीजों में अंतर करके देखना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश की जनता बखूबी इस पूरे अंतर को समझ पा रही है कि दोनों में अंतर किया है। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर वहां पे क्या स्थितियां, मैं कह रहा हूं जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस है बिल्कुल वो एकजुट होकर काम कर रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी में जरूर जो है कि वहां पे कई धड़े फटे हुए हैं, वहां पे शिवराज बीजेपी है, वहां पे नाराज बीजेपी है, बीजेपी है, और इसके अलावा कई धड़े
पे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने ठान ली है कि वहां पे शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई तय है। और ये जो जमीन से जो ये रिएक्शन आ रहे हैं, कई बार मध्य प्रदेश की मैंने यात्रा की भी है अभी, तो ये तमाम सर्वे में भी हम लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तभी संभव हो पा रहा है जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बिल्कुल एकजुट होकर काम कर रहा है। तो लेकिन सवाल मैसेजिंग का है। दरअसल आप भी इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि सियासत में कहा कुछ जाए, मैसेज कुछ चला जाए, और आप देखिए जो मैसेज गया है उसके बाद से बीजेपी इस पर इतना आक्रामक है। ठीक है, आपको याद होगा कर्नाटक के चुनाव में भी एक मैसेज प्रधानमंत्री जी ने दिया था। उस समय एक तरह से जो है कि कांग्रेस ने क्या घोषणा किया था, कांग्रेस ने घोषणा क्योंकि इस तरह की क्योंकि ये सवाल देखिए राहुल लाल जी, सवाल ये इसलिए भी उठता है, सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि इस तरह के मैसेजेस वो पहले भी देते रहे हैं। अभी देखिए हमारी जो दूसरी मेहमान है डॉक्टर भट्ट, वो बता रही थी कि इस तरह के मुश्किल में पहले भी दिग्विजय सिंह डालते रहे कांग्रेस को। तो वो देखिए, वो दौर कोई और था, ये दौर कोई और है। अभी पार्टी में कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैसेजिंग के मामले में गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है। जो बजरंग बली कर्नाटक में एक बनाने का प्रयास किया था, तो वो जनता संकेत ले लिया। कन्या पूजन का कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अगर महिलाओं को दिल से सम्मान नहीं करेंगे तो वैसे स्थिति में उनके कन्या पूजन पर दिग्विजय सिंह ने अपने स्तर से सवाल उठाया है, और वो उनका पूरा का पूरा अधिकार है। इसमें कहीं पर भी भारतीय सभ्यता संस्कृति उसके ऊपर कोई खतरे में नहीं है। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को धोने का उसके लिए कोई पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा लिया है, उन्हीं का मात्र पैटर्न है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। बृजगोपाल जी, ये पहली बात तो आपने ये बात कहा कि वो दौर कोई और था, ये दौर कोई और है। कम से कम आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उस दौर में दिग्विजय सिंह ने पिछली बार तो कम से कम विरोध किया था। बहरहाल उस पर हम नहीं जाएंगे, अभी किया होगा। लेकिन बृजगोपाल जी, जब ये कहते हैं तो आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयानों को कहीं ना कहीं बीजेपी एक कैच के तरह से लेती है, या उसको लगता है कि अब इसको पकड़ लिया जाए और उस पर आगे बढ़ें? कहीं ना कहीं इस पर एक सियासत गढ़ने की जरूरत है, एक मैसेज देने की जरूरत है लोगों को, चाहे उन्होंने कहा कुछ हो। मैं आपसे बड़ी गंभीरता से कहूंगा कि राहुल लाल की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि जो उन्होंने कहा कि वो दौर कोई और था और ये दौर कोई और है, बिल्कुल निश्चित राहुल जी, आपने सत्य कहा कि वो दौर और था। 2018 के पहले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता इस पर तो चर्चा ही नहीं करते थे। चर्चा होती थी कि केवल रोजा अफ्तार हुआ करता था, उसके फोटोज और वीडियोज वायरल हुआ करते थे। 2018 के बाद आते आते देखिए आज कहां पहुंच गए कि आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी ये कहने में भी गुरेज नहीं करते हैं कि इस राष्ट्र में 82% हिंदू हैं। तो देखिए, ये हिंदुओं का जो तुष्टीकरण कमलनाथ जी ने किया, उसकी पूर्ति करने के लिए दिग्विजय सिंह इस तरह के काम करते हैं। और अभी 4 दिन पहले जो घटना मध्य प्रदेश में हुई है, आपने देखी है, हमने सबने देखी है कि कमलनाथ जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो, तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि नहीं, कमलनाथ जी के कपड़े फाड़ो। और ये जो फाड़ने का संघर्ष है, वो संघर्ष भी इसमें दिखाई देता है। एक बात और कहूंगा कि जो रामलाल जी कह रहे हैं, देखिए हम आपसे पुनः बार बार कहते हैं कि आप कम से कम इन वोटों की खातिर हिंदू सनातन संस्कृति को गाली बकना बंद करिए। उस सनातन की परंपरा के पालन कौन कौन कर रहे हैं वो व्यक्तियों पर, दूसरे मुद्दों पर बात करिए ना। हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम जन कल्याण के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, क्या आप पर वो मुद्दे नहीं? परंतु जो मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण है वो दिग्विजय सिंह के इन बयानों से ही होता है, क्योंकि ये उसी गिरोह के सदस्य हैं जो भगवा आतंकवाद का शब्द का प्रयोग किया। 4 लाख करोड़ के कर्ज में तो मध्य प्रदेश को डुबा दिया आपने। भाई आप कौन सा विकास के मामले पर लेकर जाइएगा? आप कितने आप प्रश्न खड़े करते जाए, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, आपने कर्ज का प्रश्न खड़ा कर दिया। 6 लाख करोड़ का कर्ज राजस्थान, 1 करोड़ कम आबादी का राज्य है मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस सरकार में अजय गहलोत, सोनिया जी के सबसे आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए 3 दिसंबर का डेट। राजस्थान में भी कांग्रेस की वापसी हो रही है और आपको ठीक है, ये दावा फिर वो भी कर सकते हैं एक एक करके। जब आपने देखिए, एक तो बीच बीच में बोलिए मत, लेकिन अगर सवाल कर लिया है तो उसका जवाब फिर पूरा लीजिए। राहुल जी, यदि आपने, मैं तो आपके बीच में कभी नहीं बोला, जब आप इतना देख रहे हैं तो इतना और देख लें। 2 करोड़ 85 लाख आबादी का पंजाब, उस पंजाब पर 6 लाख करोड़ का कर्ज आप छोड़कर हटे हैं वहां से सरकार में। वहां कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं रही। और आपको कितने उदाहरण गिनाऊं? एक बात और मैं आपको कांग्रेस सरकार क्या है, 55 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ के गई थी क्या सरकार में? आप लोगों ने देश को कर्ज में डुबा दिया।
देश की आजादी के बाद से 1947 से लेकर 55 लाख करोड़ खर्च। एक एक करके राहुल जी, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरह इनका बचाव नहीं कर पाएंगे। आप भी प्रवक्ता लिखवाइए। आपकी आर्थिक नीतियों पर आप कुछ कह ही नहीं सकते। आपका आर्थिक नीतियों पर कहाँ चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं राहुल जी? राहुल जी, आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने के लिए बैठे नहीं है। वो जो सवाल करने के बाद चलिए जवाब भी तो ले लीजिए। अरे कहाँ कर्ज का मामला, हम कहाँ कर्ज के मामले पे ला रहे हैं? आप क्यों कर्ज के मामले पे जा रहे हैं? अब इसके बाद बेरोजगारी की बात करेंगे, कर्ज की बात करेंगे, फिर हम चांद पर जाने चंद्रयान 3 की बात करेंगे, G20 की बात करेंगे। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? पर भी चलूंगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं हर मुद्दे पर चर्चा करने तैयार हूं, परंतु आज चर्चा का मुद्दा है कि कब तक सनातन का अपमान कांग्रेस और उसके ठीक है, आप अपनी बात खत्म करें बृज गोपाल जी, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा जल्दी से। जी देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह ये स्वभावगत करते हैं। और एक बात में बड़ी गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जब मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने में फंसती नजर आती है तो हिंदुओं का तुष्टीकरण करने लगती है, और जब हिंदुओं का तुष्टीकरण करती है तब वह मुसलमानों का तुष्टीकरण करने लगती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का नहीं, और यही राजनीति का एकमात्र मंत्र। ठीक है। कांग्रेस विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस का 1947 से लेकर आज तक जो कांग्रेस ने काम किया है, अच्छा, तुष्टीकरण नहीं कर रही है, ठीक है। ये फिर बयानों की बात करें, दिग्विजय सिंह के बयानों की बात करें, श्रीमान ओसामा से लेकर के, और जब ये बयान की बात आएगी तुष्टीकरण नहीं करती है। अभी देखिए जो उन्होंने एक प्रश्न उठाया, दरअसल वही सवाल मैं राहुल लाल जी आपसे आपके सामने लेकर आना चाह रहा था कि इसके पहले जो फोटो अपॉर्चुनिटी होती थी वो रोजा अफ्तार की होती थी, अब फोटो अपॉर्चुनिटी जो हो रही है वो कन्या पूजन की हो रही है। डिफरेंस जब ये आया है तो सवाल उठेंगे राहुल लाल जी। देखिए, रोजा इफ्तार के फोटो भी आनी चाहिए। यहाँ पे हमारी अल्पसंख्यक आबादी रहती है, उनके सांस्कृतिक त्योहारों का भी सम्मान होना चाहिए, कन्या पूजन का भी सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस इसी मामले पर पूरा विश्वास करती है यहाँ पे कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। लेकिन वही तो बात, सवाल वही खड़ा हो रहा है कि लिखने पढ़ने में, कागजों में विश्वास करती है, बोलने में, डिबेट्स में ये विश्वास करती है, लेकिन वो दिखता नहीं है। बिल्कुल दिखता है। आप ये चीज सोच के देखिए कि अगर नहीं दिख रहा है तो फिर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जनता ने कैसे विश्वास किया? आज भारतीय जनता पार्टी से जनता का नौबंद हो चुका है, लेकिन जो आप ये मान लीजिए कि जो 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसका करारी जवाब देने, वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। उस पर मैं किसी के दावे पर नहीं जा रहा हूं, ना मैं बृज गोपाल जी के फिर मैं अब दावे सुनूंगा। वो कहेंगे जी वो जीत रहे हैं इस बार। देखिए, इस पे हम इस पे डिस्कस करके डिरेल नहीं करने जा रहे, इस पर डिस्कस करके डिरेल नहीं करने जा रहे, इसका मतलब आपके पास इसका जवाब नहीं है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि ये जो पूरी फोटो अपॉर्चुनिटी का एक जो दौर चला, कहीं ना कहीं इसने कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को मुश्किल में डाला और इस वजह से ये सारे बयान आए हैं? और शायद इन बयानों में जो आप कहते हैं कि अक्सर उनकी जबान फिसल जाती है, वो कुछ ज्यादा बोल जाते हैं और उसमें एक दिक्कत खड़ी हो गई? नहीं, निश्चित तौर पर नेताओं को किसी के भी बारे में बात करने के लिए, और विशेषकर अगर किसी की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, तो थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। और दिग्विजय सिंह तो बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो सोच समझकर ऐसी बात बोलते हैं जिससे किसी की आस्था, किसी के हित को चोट पहुंचे। और बार बार वो ये करते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई एक बार उन्होंने कहा हो और उसके बाद फिर वो एक तरह से कहें कि उससे सबक लिया हो। अब इसका कांग्रेस को नुकसान हो रहा है या फायदा? क्योंकि ये तो बार बार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी भी अगर राजनीति कोई कर रहा है, कोई चला रहा है, तो दिग्विजय सिंह जी है। अगर कांग्रेस को इसमें लाभ लग रहा है कि वो कन्या पूजन को नौटंकी बता देते हैं या इस तरह का कोई बयान दे देते हैं, तो शायद उनकी कोई रणनीति होगी। जी, निश्चित तौर पर जी। वो कन्या पूजन को नौटंकी बिल्कुल नहीं बताया गया। आप उनके बयान को फिर से सुन लीजिए। ठीक है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के कन्या पूजन को नौटंकी बताया गया, क्योंकि आपके कर्मों में वो उन्होंने कहा बीजेपी ये नौटंकी करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये नौटंकी करती है। और दरअसल शिवराज सिंह चौहान इसी बात को कह रहे हैं कि जब आप बीजेपी का और शिवराज सिंह चौहान का विरोध करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि जब आप जो शब्द कह रहे हैं उसके जो मायने हैं वो कुछ और भी निकल कर आएंगे।
फिर उस पर आपके बस में नहीं रह जाता ना कि उसके मायने मैसेज कहां तक जाए, और फिर इस पे ये क्यों ना माना जाए कि जो समझा जा रहा है दरअसल मैसेज वही देने की कोशिश की जा रही थी। मैं यहां पर डॉक्टर गीता भट्ट को जोड़ना चाहूंगा। गीता भट्ट, आपको लगता है कि ये जिस तरह के जो विषय हैं, इस संस्कार से सनातन से जुड़े हुए ये विषय, राजनीति का विमर्श नहीं होना चाहिए? ये निखिल जी, ये कुछ एक यही विडंबना रही है कि अगर आप देखें तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको लेकर अगर राजनीतिक दलों में हम सब भारतीय हैं और हम भारतीय होने के नाते हम सभी को उन पे गर्व होना चाहिए, चाहे हम किस पे कोई विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता क्यों ना हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। कुछ राजनीतिक दल जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है उसके विरोधी के रूप में अपने आप की अपनी पहचान बनाने का प्रयास गीता जी, करते मैं ये सवाल इसलिए भी आपसे, गीता जी, डॉक्टर गीता भाई, इसलिए भी ये सवाल आपसे मैंने पूछा कि आज जिस तरह से मोहन भागवत जी ने भी कहा कि संस्कारों पर, मान्यताओं पर, परंपराओं पर, संस्कृति पर जानबूझकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये सांस्कृतिक वामपंथ का एक ये तरीका है जिसको वो कहते हैं कि ये वोक कल्चर है, कि हम जगे हुए हैं दरअसल, लेकिन दरअसल ये एक कहीं ना कहीं सत्ता हथियाने का एक तरीका है। जी निखिल जी, बिल्कुल। आज के विजयदशमी के उद्बोधन में भागवत जी ने जो बात कही, अगर आप देखें तो वो बात इससे जुड़ी हुई है। जो जिस प्रकार से आगे पीछे हमने देखा कि जो दक्षिण के क्षेत्र में डीएमके में जो है, जो उदयनिधि जी ने जिस प्रकार की बातें कही, और उसी के प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने किस प्रकार से जो है सिद्धारमैया जी के बेटे ने और बाकियों ने किस प्रकार से हिंदू संस्कृति को लेकर जिस तरह के कटाक्ष किए हैं, उसके विरोध में जिस प्रकार से बात करी, ये कहीं ना कहीं जो वामपंथी सोच है, अगर उसके बारे में मैं यहाँ 2 शब्द जोड़ना चाहूं तो बड़े लंबे समय से आप देखें, क्योंकि भागवत जी ने भी ये बात कही कि जो हमारे विद्यालय हैं उनमें इन लोगों की पकड़ है, वो अपने किसी लक्ष्य को सामने रखकर बात रखते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है वो कुछ और होता है। हमारे भारत के विश्वविद्यालयों में अगर भारत विरोधी नारे लगेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसके नारे लगेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो गीता जेएनयू कितना बड़ा था, जेएनयू है कितना बड़ा था, ऐसे जिस प्रकार के बात पूरी कर लेने दीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। राहुल लाल जी, आपके पास आएंगे। ऐसे विश्वविद्यालयों में जब इस प्रकार के नारे लगते हैं, उनके जो सरगना है वो आज कांग्रेस पार्टी का भाग है, वो वहां से चुनते हैं। तो यही उसका तात्पर्य था कि ऐसे जो राजनीतिक दल हैं उनमें इस प्रकार की जो ये क्रोधित शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो है उनके ऊपर कब्जा कर रही हैं। और आप देखें तो जो वामपंथी विचार है, गंगाधर अधिकारी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से रहे, उन्होंने 1942 में अपनी एक थ्योरी निकाली, कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें कहा कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, ये तो 18 नेशनैलिटीज है, 18 राष्ट्र हैं जो एक तरह से एक ही उसके अंदर, और ये कभी साथ नहीं रह सकेंगे। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है वो आज नए नए तरीकों से सामने आ रही है। ठीक है, सोच वही है, लेकिन उसको जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वो बदल रहा है। जी बिल्कुल। राहुल लाल जी, दरअसल उन्होंने जो कुछ कहा वो वामपंथ के ऊपर कहा, तो मुझे लगता है कि शायद आपको बहुत ज्यादा इस पे दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। जी देखिए, उन्होंने 2-3 चीजें कही कि भाई एक तरह से कांग्रेस के ऊपर भी हमला था कि कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या बयान दिया है हिंदुत्व को लेकर। मैं बता दूं, अभी हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, वहां पे कमलनाथ जी ने देखिए कितना भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण किया है। तो हनुमान मंदिर का निर्माण भारतीय सभ्यता संस्कृति को लेकर चीजें नहीं है, वो उसको दरकिनार कैसे कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां पे देखिए कितना सफल प्रयोग किया है वहां के मुख्यमंत्री ने कि गाय को गोबर से संबंधित तमाम चीजें कैसे किसानों को उसका भी लाभ मिल सके, वो सफलता प्रयोग करके दिखाया जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं कर पाई है। वो तमाम चीजें अच्छा, बहुत अच्छा तरीका राहुल लाल जी ये प्रयोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपको जब कुछ कहना होता है तो अब राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो सरकार की उपलब्धियां हैं बताने की कोशिश, आप शुरुआत कहां से करते हैं, आप जाते कहां पे, लेकिन ठीक है, आप उनका अगर कर रहे हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, उसका जवाब बृजगोपाल जी दे देंगे। आप अपनी बात पूरी करिए। जी निखिल जी, देखिए यहाँ पे
कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए वो जो तमाम नेताजी की बात गिनती ही नहीं थी, इनकी तमाम जांच एजेंसियां, केंद्र सरकार में की जांच एजेंसियां अभी तक नहीं साबित कर पाई है। वो अभी भी पॉलिसी के रिपोर्ट सब तो अधूरे पड़े हुए हैं, तो पुष्टि नहीं हुआ उन नारों की अभी भी। दूसरी चीज, जेएनयू का परिसर कितना बड़ा है, कहाँ है दिल्ली पुलिस। लेकिन जेएनयू का परिसर कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। जेएनयू जो है देश की एक बड़ी मानक विश्वविद्यालय है, और वहां से जब कुछ भी कहा जाता है तो उसका जो संदेश है वो सिर्फ देश में नहीं दुनिया में जाता है। तो इसलिए आप उसको ये कहकर कहीं कहीं कट डाउन नहीं कर सकते कि जेएनयू का परिसर छोटा है। इस तर्क से कम मैं सहमत नहीं हो सकता। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, या कहीं भी, मैं तो कहता हूं कि देश का कोई भी, राहुल लाल जी, देश का कोई भी छोटा से छोटा परिसर हो, वहां से भी अगर देश विरोधी नारे उठते हैं, अगर उस तरह लगाए जाते हैं, तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने चाहिए, उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। आप उसका कम से कम उसकी मजम्मत आपको करनी चाहिए। एक छोटे जगह से निकला जी। चलिए ये आज हमारी चर्चा का विषय भी नहीं है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल डिरेल नहीं करूंगा ना, मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगा कि वहां से नारे लगे या नहीं लगे। फिलहाल राहुल लाल जी मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हम फिर वापस इसी चर्चा पर आएंगे कि संस्कारों पर सवाल है या तुष्टीकरण की राजनीति है। बने रहिए हमारे साथ दर्शकों, हम जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन 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 तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद दो टूक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और चर्चा कर रहे हैं संस्कारों पर सवाल या तुष्टीकरण की सियासत। दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है जिसको बीजेपी कन्या पूजन के विरोध से जोड़कर देख रही है, और उसके बाद से ये पूरा सियासी हंगामा बरपा हुआ है। बृजगोपाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजगोपाल जी, आपने राहुल लाल जी को सुना, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये किसी भी तरह से जो दिग्विजय सिंह का बयान था वो कन्या पूजन के खिलाफ नहीं था। बीजेपी जानबूझकर उसको ये बयान के तौर पर दिखाना चाहती है, वो एक एज लेना चाहती है। दरअसल कहना कुछ और चाह रहे थे दिग्विजय सिंह, और आप उससे मिलियज लेना चाह रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं राहुल लाल जी की पूरी बातों को। वो एक तो दिग्विजय सिंह के बयान पर आवरण डालने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे डलेगा नहीं। इसके लिए तो खुद दिग्विजय सिंह जी को आगे आना पड़ेगा। और एक बात और बताऊं, ये कोई आज का विषय नहीं है। कम से कम 10 बार ऐसा हो चुका है जब दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस ने कह दिया है कि ये हमारी लाइन नहीं है। तो चाहे जब दिग्विजय सिंह जी को छोड़ दिया जाता है, चाहे जब पकड़ लिया जाता है। एक और बड़ा गंभीर विषय है जो बार बार राहुल लाल जी की बातों में से निकल कर आता है, वो विषय है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, हमारी सरकार बन रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है। सरकार किस लिए, मैं तो ये नहीं समझ पाया आज तक। इतनी सरकारें आपकी बनी, मध्य प्रदेश में 56 वर्षों आपने राज किया, किस लिए सरकार? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेवार प्रवक्ता होकर ये कहता हूं कि हमारे लिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना और जन कल्याण करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए अंत्योदय तक जाना, इसके लिए हम सरकार चाहते हैं। नहीं तो आपको मालूम होगा कि 1992 में राम जन्मभूमि के लिए हमने 4 सरकारें कुर्बान कर दी थी। हम सरकार के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम सरकार राजनीति में इसलिए चाहते हैं कि जो हमारी विचारधारा है कि हम एक परम वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, जो हमारी संस्कार है, जो हमारा सनातन संस्कृति है, वो पूरे विश्व में उसका डंका बजे, इसके लिए सरकार चाहते हैं। और ये केवल लूट खसोट के लिए सरकार चाहते हैं। तो मैंने जहां से बात शुरू करी, कमीशन वाली सरकार तो बनाई डाली है आपने, अब लूट खसोट कितना ज्यादा कीजिएगा? आपके सरकार राहुल लाल जी, कमीशन थोड़ी का आरोप लग रहा है। राहुल लाल जी, उनको कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। आप सबके बीच बीच में क्यों बोलते हैं? राहुल लाल जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सच बताऊं, मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी बारी में बोले, और जब आप बोलते हैं तो बाकी कोई नहीं बोलता। जब बाकी लोग बोलते हैं आप सबके बीच में बोल रहे हैं, ऐसा मत करिए। उनको खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे।
परंतु मैं राहुल जी की हर बात का जवाब दूंगा। आज मेरे मध्य प्रदेश की लाडली बहना को 1250 डलते हैं और 1250 मिलते हैं। आज मेरे मध्य प्रदेश के किसान को 6000 रुपए डलते हैं और 6000 रुपए मिलते हैं। ये राजीव गांधी की और कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब दिल्ली से 100 रुपए डला करते थे वो 15 रुपए पहुंचा करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजीव गांधी ने कहा। ये जमाना जा चुका है। 85% भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का युग समाप्त हो गया। आज पारदर्शी प्रशासन है, ईमानदार सरकार है और जिम्मेवार राजनीतिक दल के पास मध्य प्रदेश और देश की व्यवस्था है। आप जिस तरह के ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, ये चलने वाले नहीं है। और मैं एक बात और बताऊं, मध्य प्रदेश के परिवेश में आपको राहुल लाल जी आइएगा, आपको समझ आ जाएगा सब कि किस तरह कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप को पीछे करती चली जा रही है। किस तरह उसका सड़क पर कार्यकर्ता आंदोलित है, किस तरह वो कार्यकर्ता खुद आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है और नेता उससे संवाद भी नहीं कर रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह जी जो यहाँ मीडिया को बयान दे रहे हैं ना बेटियों के पूजन के खिलाफ, वो अपने कार्यकर्ताओं को रोड पर समझाने नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ जी उन्हें मिल नहीं रहे। शिकारपुर के उनकी ऐशगाह से लेकर भोपाल के निवास तक कहीं भी कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं है। ये दुर्भाग्य है। मैं आपको फिर से कहता हूं कि किसी भी बात को, गलत बात पर आवरण मत डालिएगा, ये बेटा और बिगड़ेगा। और इसी तरह के आवरण डलते डलते आज दिग्विजय सिंह हमारे लिए, समाज के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। ठीक है राहुल लाल जी, जवाब दीजिए, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? वो कह रहे हैं कि आप कितना भी पर्दा डालें लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। देखिए ब्रजगोपाल जी तो शुरुआत में तो मुद्दे पे बोलता है, लेकिन फिर आज से टॉपिक से भ्रष्टाचार पे चले गए, तो थोड़ा जवाब देने के लिए हमें भी निखिल जी उस सेक्शन में पॉइंट का जवाब देंगे। ठीक है। राम मंदिर के लिए 4 सरकारें बड़ी अच्छी हुई थी आपकी सरकार, लेकिन 1992 उसमें कांग्रेस विधेयक लेके आ रही थी। ये आप राहुल गांधी ने भी यही समस्या है। नहीं, इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वापस आऊंगा ब्रजगोपाल जी आपके पास। राहुल लाल जी आप बहुत जल्दी से खत्म करें जी। मैं जल्दी से ही खत्म कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 1992 में 4 सरकारें गिरी थी राम मंदिर के नाम पे, लेकिन 1993 में उस समय नरसिम्हा सरकार का प्रस्ताव लेके आई थी के लिए। तो जो वो सोचे 1992 आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं वापस हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी एक विषय उठा था कि जो तुष्टीकरण की जो पूरी राजनीति है उसका जो विमर्श है, जो उसका स्टाइल है और कहीं ना कहीं जो पाला है वो बदला है। पहले रोजा इफ्तार की फोटो अपॉर्चुनिटी होती थी और अब कन्या पूजन की फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। कि ये बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? जिस तरह से राजनीति में जनता तय करती है उसके लिहाज से नेताओं पर यह दबाव बनता ही बनता है। अभी तक शायद ये दृश्य आम हुआ करते थे, इसीलिए किसी नेता के लिए बड़ा आसान होता है कि कन्या पूजन करना नौटंकी है। लेकिन कभी भी शायद दूसरे किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए, ऐसे आस्था के लिए, ऐसे किसी भी आयोजन के लिए इस तरह की बात कहना मुश्किल होता है। और इसीलिए कई बार जनता तय करती है। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले भी तय किया है, अब आगे वो देखेगी कि जो नेता हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं उनको किस तरह से जवाब देना है। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र सबसे अच्छे तरीके से किसी भी राजनीति में इस तरह का काम करने वालों को दुरुस्त करता है और वो आगे भी वो काम करेगा। ठीक है। डॉक्टर गीता, चलते चलते आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे। विजयदशमी का आज दिन है, बेहद एक हमारा महापर्व है। किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगी कि राजनीति में किस तरह से आप चाहेंगे कि विमर्श बदले, और जब संस्कार, मान्यता, परंपरा और संस्कृति की बात होती है, जब धर्म की बात होती है, तो इसका विमर्श पॉजिटिव वे में होना चाहिए? जी निखिल जी, ये आज इस विजयदशमी के पर्व पर मैं समझती हूँ कि एक ये जो भारत की जनता है वह यह आशा करेगी कि भारतीय राजनीतिक दल अब विकास के मुद्दों पर
भारत के समाज के और जो उसके पुनरुत्थान के लिए आज पूरे विश्व भर में भारत का एक अपना एक विशिष्ट स्थान है। आप चाहे खेलों में देख लीजिए, चाहे विज्ञान तकनीक में देख लीजिए, स्पेस मिशन में देख लीजिए, हर तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अपना एक जो है विपक्षी दल भी अगर है तो उन्हें अपना एक सकारात्मक आलोचना अपेक्षा रहती है कि एक सकारात्मक वो आलोचना करेंगे, उनके जो है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहे। ठीक है, लेकिन उस आलोचना में वो जब भारतीय समाज और संस्कृति को जोड़ देते हैं, अपने विपक्षियों के ऊपर प्रहार करने की जगह वह भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार करने लगते हैं, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल, और ये इस स्थिति को चाहेंगे कि बदले। आज के लिए हमारे पास दरअसल समय जी डॉक्टर गीता से ऊपर उठ करके जी जो राजनीतिक दल हैं वो अपना व्यवहार समाज में दिखाएं। जी डॉक्टर गीता, आपका संदेश साफ है, और इसमें मैं ये एक शब्द और भी जोड़ दूं कि जो हमारी आधी आबादी है उनका भी, वो जो हमारी बेटियां हैं, देखिए किस तरह से आपने खेलों का जिक्र किया, किस तरह से देश के हर एक जो पहलू है उसमें उनका जो योगदान है वो बढ़ चढ़कर है। ऐसे लिए जब बेटियों के बारे में कुछ बोलें तो निश्चित तौर पर सोच समझ कर बोले। फिलहाल ब्रजगोपाल जी आपका, राहुल लाल जी आपका, डॉक्टर गीता भट्ट आपका और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज जब संस्कारों की, मान्यताओं की, परंपराओं और संस्कृति पर सवाल किए जाते हैं, जब कुछ लोग धर्म को स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाते हैं, जब निराश मन ये कह उठता है कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, कहां कहां मैं आग लगाऊं, नर नर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, तो ऐसे निराश मन को विजयदशमी का यह पर्व आशा की किरण दिखाता है। धर्म को सही मायनों में समझना हो तो ईश्वर पर अपनी आस्था को दृढ़ रखिए। दो टूक में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, जिसमें सच्चे अर्थों में आज विजयदशमी का संदेश क्या है यह बताने की कोशिश की गई है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अंधकार की शक्तियों का प्रतीक रावण का पुतला एक बार फिर धू धू करके जल गया। इसी के साथ ये हमारे अहंकार, स्वार्थ, लोभ और वासना को तिरोहित कर गया। सत्य की जीत हुई, बुराई के आगे अच्छाई एक बार फिर जीती, धर्म फिर विजयी हुआ। वही धर्म जो शाश्वत है, निरंतर है, सनातन है, अकाट्य है, जो बुद्धि और मन को स्थिर रखने की क्षमता प्रदान करता है। धर्म धन लाता है, धर्म सुख लाता है, धर्म सर्वस्व लाता है। वास्तव में संसार का सार धर्म ही है। यही वजह है कि रावण दहन के साथ ही धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। देश के कोने कोने में रावण दहन की यह परंपरा हर वर्ष मनाई जाती है। हर बार हम धर्म की जय और अधर्म के नाश के अपने संकल्प को दूना उत्साह के साथ पोषित करते हैं। लेकिन क्या हो जब धर्म के नाम पर स्वार्थ को पोषित करने की कोशिश की जाए। वास्तव में आज धर्म के साथ जुड़े हमारे संस्कारों, मान्यताओं, परंपराओं और विरासत पर प्रश्न खड़े करने का चलन हो गया है, ताकि धर्म के वास्तविक स्वरूप को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके और फिर उसके माध्यम से अपने स्वार्थ की सिद्धि की जा सके। धर्म पर यह चोट नई नहीं है। हमारे संस्कारों, संस्कृति और परंपराओं पर सवाल खड़े करने में विदेशी आक्रांताओं के समय से शुरू हुआ यह चलन आज भी जारी है। इसलिए विजयदशमी आज और भी प्रासंगिक हो जाती है, ताकि समाज इस चलन को समझ सके, एकजुट हो सके, अनास्था, दिग्भ्रम और परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली इस कार्यप्रणाली का विरोध कर सके। जरूरत है सही अर्थों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उदात्त और मानवतावादी चरित्र को समझने की और उसे अपने जीवन में उतारने की, ताकि एक समरस समाज का निर्माण हो सके, हर तरह के विभेद खत्म हो, सही मायनों में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो।